हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 12 लेक्चर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परमिटिविटी पे। ठीक है, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये परमिटिविटी होता क्या है, यानी किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखें कि कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि टीचर क्या बोल रहा है वो समझता नहीं, बस सुन रहा होता है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कॉन्शियस होकर के इत्मीनान के साथ, बहुत ही बेसिक सा चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका समझ कहाँ से डेवलप होगा इस टॉपिक के लिए, उसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं तेज़ी से। कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए आज का टॉपिक है परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसके दो नज़रिए समझने के। पहला नज़रिया जो हम समझेंगे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकली हम उस चीज़ को समझेंगे ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा कंसेप्ट डेवलप हो सके। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए कंसेप्ट डील करने में या प्रॉब्लम्स को बनाने में तब मज़ा आता है जब हम उस टॉपिक को फील कर पाते हैं। तो हमारा दूसरा नज़रिया वो होगा जिसमें हम इस टॉपिक को फील करेंगे एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, जिसमें हम समाज के नज़रिए से उस चीज़ को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले कि जब हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ें तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होता है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच अगर एक सर्टेन सेपरेशन है तो दोनों चार्जेज एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग कोलम्बियन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रफ फर्क कर रहे हैं, आप ध्यान से समझें। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों चार्ज का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू K। ये पूरा K का वैल्यू है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक चीज ये है आपको समझना है कि अगर ये 2 पॉइंट चार्जेज फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखे होंगे, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में जहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम एफ नोड कहेंगे। और उस समय यहाँ पे एप्सिलॉन नोड लिखते हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ दो चार्जेस जो रखे हुए हैं जिस जगह पे, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, यानी चार्ज प्लेस्ड है अभी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। ठीक है, तो जब कभी भी चार्ज फ्री स्पेस या वैक्यूम, या कह सकते हो एयर में भी, हालांकि एयर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है लेकिन मान सकते हो एयर में भी रखे हुए हों, उस समय यहाँ पे एप्सिलॉन नोड लिखते हैं। तो ये नोड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, चार्जेस फ्री स्पेस में। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया दोनों चार्ज के बीच एफ नोड 1/4 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, इस बात से हम लोग पहले से वाकिफ हैं। अब अगर हम इसी दो चार्ज को, है ना, किसी मीडियम में रख दें, सर्टेन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और किसी मीडियम में डुबो के रख दें, ठीक है, तो उस समय हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बीच लगने वाले फोर्स को एफ एम इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि फोर्स कैसे काम करता है, कूलम्ब फोर्स में आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब एक सवाल होता है कि सर हम भूल गए कि ये एप्सिलॉन क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाता है। किसी मीडियम का रहा तो एप्सिलॉन एम लिखेंगे, और फ्री स्पेस का रहा तो एप्सिलॉन नोट। अब हम क्या कह रहे हैं, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या कह रहे हैं सर, सुन नहीं पा रहे। देखिए ये एप्सिलॉन है, EPSILON, है ना, एप्सिलॉन। सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ यहाँ रहा या एप्सिलॉन एम लिखा हुआ रहा तो समझ जाएंगे कि चार्जेस किसी मीडियम में है। और अगर एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ रहा, नोट, है ना, एप्सिलॉन नोट, तो समझ जाएंगे कि चार्जेस जो है वो फ्री स्पेस में, है ना। चलिए अब तेजी से समझते हैं, हम रफ वर्क को थोड़ा सा मिटा देते हैं और इत्मीनान के साथ समझ लें कि शुरुआत से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए तेजी से समझते हैं। तो देखिए पहला नजरिया ये है समझने का, रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी में सिंपली कह सकते हो कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, हम चार्जेस के कहाँ रखें, फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में। और फ्री स्पेस वैक्यूम थोड़ा सा एयर से डिफरेंस होता ही है, लेकिन एयर के केस में भी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है, इसलिए एयर को भी लेकर के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो समझे कि इन दोनों चार्जेस को अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर में रखते हैं और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, सर्टेन डिस्टेंस आर है, तो दोनों के बीच फोर्स क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि अगर मीडियम कोई भी नहीं है, यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस है, उस समय एफ नोट लिखेंगे फोर्स को, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आर है, तो दोनों के बीच फोर्स होगा 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नोट क्या है,
तो एप्सिलॉन नोड कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोड है इसीलिए फ्री स्पेस है ना, या वैक्यूम या एयर। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग कूलम्ब लॉ में पढ़े, 2 चार्ज के बीच फोर्स ऐसे काम करता है। लेकिन अब दूसरा तरीका ये है, तरीका नहीं, दूसरा सेगमेंट्स ये है इसी टॉपिक का अगला हिस्सा, कि अगर हम यही 2 चार्ज Q1 Q2 को उतना ही डिस्टेंस पे रखें, लेकिन अब की बात फ्री स्पेस और वैक्यूम नहीं है, अब की बार हम वो 2 चार्ज को किसी मीडियम में रख दें, है ना। बट समझिए, व्हेन द सेम 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन एनी मीडियम विथ सेम सेपरेशन, अब वही सेम चार्ज Q1 और Q2 सेम सेपरेशन आर है ना, लेकिन अब की बात हमने उसको वैक्यूम या फ्री स्पेस से हटा करके किसी मीडियम में रख दिया, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, Fm इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। क्लियर है, ये फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब अगर हम ऐसा कर दें कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें, है ना, यहाँ पे भी देख लें कि एप्सिलॉन नोड हमने कब लिखा कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था फ्री स्पेस का या वैक्यूम का, जब कभी कोई मीडियम ना हो। और एप्सिलॉन m क्या हो गया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एनी मीडियम का। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एफ नोड है और एफ एम है। एफ नोड जब फोर्स 2 चार्जेस के बीच फ्री स्पेस में है, और एफ एम जब फोर्स 2 चार्जेस के बीच किसी मीडियम में। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में एफ नोड बाय एफ एम हो जाएगा, एफ नोड बाय एफ एम, दिस वन बाय दिस वन। देखिए 1/4πε Q1 Q2/r², इस पूरे टर्म को लिखे, उसके नीचे हमने लिखा 1/4πε Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ 1/4π, यहाँ 1/4π, यहाँ बच के 1/ε नोड और नीचे बच के 1/ε, एप्सिलॉन को ऊपर कर दें, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम का, अब ध्यान दे जाता है क्योंकि अब हम लोग परमिटिविटी पे आ गए। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम का और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस का, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है, तो आप यहां से कह सकते हो कि सर एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये ना बोले कि रिलेटिव परमिटिविटी को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सोचो, मेन डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन यहीं से बनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो पार्ट हमने 2 फॉर्मूला बनाया है, ये न्यूमेरिकल में आपको समझने में आसानी होगा, इसलिए हमने अभी भी लिख रखा है। तो आप देखो एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ठीक है, इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं। अब आप सोच सकते हो सर यहाँ एफ नोड है जबकि एप्सिलॉन नोड नीचे है, यहाँ एप्सिलॉन m ऊपर है जबकि एफ एम नीचे है, क्यों ऐसा? भाई भूलो मत, आपको हमने बताया था कि जब कभी भी 2 चार्ज के बीच फोर्स लगता है तो ये टर्म लिखते हैं k के जगह पे 1/4πε Q1 Q2/r²। तो आप यहाँ देखो कि इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। और एक खास बात जो लास्ट में हम लोग बात करेंगे, अभी भूलेंगे नहीं, उसको नोट कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, क्या कि अगर इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है, इसका ये मतलब है कि अगर एप्सिलॉन नोड जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब यहाँ से सोचो कि एप्सिलॉन नोड क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम का। तो ये आप याद रखें कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम का सबसे मिनिमम होता है, जबकि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम को छोड़ करके किसी भी मीडियम में अगर हम लोग चले जाएं, किसी भी मीडियम में चले जाएं, तो वो फ्री स्पेस में जिसका जितना मान होगा उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तब यहाँ से एक फील आपको रखना है कि इसका मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस में मिनिमम है। ठीक उसी तरह से अगर ये टर्म मिनिमम हो गया तो फोर्स फ्री स्पेस में 2 चार्ज के बीच मैक्सिमम होगा। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? फिर से समझिए, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। पहली बात, इनवर्स रिलेशन मतलब होता है कि अगर आपके खुशी से हमको तकलीफ हो या हमारे तकलीफ से आपको खुशी हो, उल्टा, तो एक इनवर्स रिलेशन हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब कि अगर एप्सिलॉन नोड कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर एप्सिलॉन नोड ही ज़्यादा हो उस समय फोर्स कम होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये हो गया। आप ये बात ध्यान रखें कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक्चुअल में इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम में होता है वो सबसे मिनिमम होता है। अगर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर में कह सकते हो कि मिनिमम है, इसका दूसरा मतलब होता है कि वैक्यूम फ्री स्पेस को छोड़ करके अगर हम किसी भी मीडियम में चले जाएं तो वो फ्री स्पेस से उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही होगा हमेशा। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे हमेशा वैल्यू न्यूनतम होगा। अभी हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू रखता है, इसका मतलब यहाँ पे ये अधिकतम फोर्स कैरी करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा दो चार्ज के बीच, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी याद रखना, दिमाग में नोट करके आगे लिख देंगे, फ्री स्पेस में न्यूनतम है उस समय फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। और ये इन्वर्स रिलेशन के कारण ही ऐसा हुआ कि एफ नोट ऊपर है जबकि एप्सिलॉन नीचे है, और यहाँ एफ एम नीचे है जबकि एप्सिलॉन ऊपर, क्योंकि देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देख लो थोड़ा सा, कि अगर हम किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको पूछा जाए, ध्यान दो, अब न्यूमेरिकल सेगमेंट्स में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम का अगर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पूछा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो फ्री स्पेस का होता है, ठीक है। अब हम इसको अगर आपको यहाँ से समझा दें तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सुन सुन के कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा इस पर सुनना नहीं, ठीक है। यहाँ सिंपल सा देखो आप, कि अपने को एप्सिलॉन एम अगर चाहिए, क्या चाहिए, एप्सिलॉन एम, तो नहीं लगता है दोनों को गुना कर देंगे, है ना। यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्क्वायर का और रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लाई करना है, हमको ये मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एप्सिलॉन नोट टाइम्स है यार, यहाँ गुना है। जबकि अगर हम फोर्स निकालें किसी मीडियम का, तो फोर्स इस एफ एम को अगर हम यहाँ कर दें तो ये रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो एफ एम को यहाँ कर दिया तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा एफ नोट बाय ई आर एप्सिलॉन आर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर फोर्स के टर्म में उस मीडियम का अगर हम फोर्स निकालें, तो जहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव मीडियम का परमिटिविटी हम निकालते हैं तो वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स हो जाता है, गुना हो जाता है। जबकि अगर फोर्स निकालते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है ना। यहाँ गुना हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच एक इन्वर्स रिलेशन है। आप देखिए एफ एम हम निकालना चाहते हैं, एफ एम को यहाँ करेंगे, ई आर को यहाँ कर देंगे, तो एफ नोट बाय ई आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम। जबकि हम अगर इसको निकालते हो तो ये सिंपली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे इस टर्म का भी ध्यान में रखेंगे, हम इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है। और अब हम पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, जल्दी से समझिए। तो आप सिंपल सा भाई कह सकते हो कि हमने क्या किया, कि तेजी से समझो फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। हमने सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज को लिया था, फ्री स्पेस में रखा, दोनों के बीच फोर्स ये हो गया। फिर वही 2 चार्ज को उतने डिस्टेंस में, लेकिन अब फ्री स्पेस में ना रखे किसी मीडियम में रख दिए, तो फोर्स ये हो गया। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस रिजल्ट से हमारा डेफिनेशन क्या बनता है, आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करो, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया, वेरी गुड। अब मिटा रहे हैं। तो मिटा रहे हैं, क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि कैसे डिफाइन करेंगे परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी को। तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना। तो कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये दो चीज़ों का रेशियो, किसका, रिलेटिव परमिटिविटी किसका रेशियो है, इन दोनों का रेशियो। ये क्या है, एप्सिलॉन है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, नीचे नोट है, यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम। तेजी से समझें, हमने शॉर्ट में लिख दिया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, आप इसको पूरा लिखें। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी को पहला नजरिया समझने का कि एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, फिर से समझिए क्या लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन एम, टू द, बटा में क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो ठीक है कि आपने इन दोनों का रेशियो कह करके रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर दिया, लेकिन इसका क्या, हम तो ऐसे भी कह सकते हैं,
बिल्कुल, नो डाउट आप फोर्स के टर्म में भी उसको डिफाइन कर सकते हो। और आपको एक बात भी बता दें कि अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी डिफाइन करेंगे, और आगे पार्ट और चलेंगे तो हम लोग वहाँ पे कैपेसिटेंस के टर्म में भी उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फोर्स के टर्म में भी यहाँ पे डिफाइन करें तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, इज ऑल्सो डिफाइंड as the ratio of force between two charges placed, यहाँ क्या नोड है, placed in vacuum या कह सकते हो फ्री स्पेस, है ना, टू द force between the same two charges placed in any medium। क्लियर है। यहाँ से हम अगर डिफाइन करें तो फोर्स वैक्यूम का ऊपर होगा, मीडियम का नीचे हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो डिफाइन द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एफ नोट या टू द बटा में क्या लिखेंगे एफ एम। एफ एम मतलब फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो यहाँ से हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट, और हम यहाँ से लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एफ नोट बाय एफ एम, है ना। हमने दो डेफिनेशन को बस सेपरेट कर दिया। तो चलिए ये हमारा था पहला तरीका समझने का, रिलेटिव परमिटिविटी को समझने का पहला तरीका। क्लियर है। इसको इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब हम लोग आते हैं दूसरे नज़रिए पे, ठीक है। और दूसरे नज़रिए को अच्छे से समझे क्योंकि इसमें फील है कि एक्चुअल में परमिटिविटी क्या है, ठीक है। अब एक छोटा सा कहानी हम लोग आपको सुनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोसाइटी है हमारा, ठीक है। सोसाइटी में दो लोग के बीच आपस में एक रिलेशन है, एक अच्छा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं और हमेशा हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दोनों के रिश्ते में दरार लाने के लिए काम करता है, ठीक है, और उसकी मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील कर देता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपके मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़े मासूम होते हैं, और ऐसा देख के उनको नहीं लगता कि ये आपके अगेंस्ट है, हमेशा लगता है कि ये आपके ही तो लोग हैं, ये आपके अपने होते हैं, है ना। तो जो आपके अपने लोग होते हैं, लोग कहते हैं ना कि धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत हद तक सही है। अब इस चीज़ को आप अपने लड़का लड़के से जोड़ करके मत समझना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। समाज में आप हर जगह चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सोचो कि नाम अगर हम किसी का रख दें मासूम, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही में मासूम हो, वो गुनहगार भी हो सकता है, बहुत बड़ा जालिम भी हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे परमिटिविटी टर्म जो है इसको सुन के लगता है कि ये परमिट करता होगा, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को परमिशन देता कि भाई लगाओ फोर्स, खूब मजे में फोर्स लगाओ और फोर्स को बढ़ा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में नाम से परमिटिविटी है, और ये फोर्स को परमिट नहीं करता कि आप अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा लो, फोर्स को बढ़ा लो। एक्चुअल में ये फोर्स को घटा देता है ना। तो कैसे घटा देता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए फील आना जरूरी है। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास Q1 Q2 था, दोनों के बीच का सेपरेशन R था, तो फोर्स हमारे पास ये है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से आपको पता चल जाता है कि सर फोर्स और एप्सिलॉन के बीच एक इनवर्स रिलेशन है। यहीं से पता चल गया कि एप्सिलॉन अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और एप्सिलॉन अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन ये परमिटिविटी जो टर्म नाम है उससे लगता है कि ये परमिशन दे रहा है, परमिट कर रहा है ना। तो परमिट करना चाहिए तो फोर्स बढ़ना चाहिए, एप्सिलॉन के बढ़ने से फोर्स बढ़ना चाहिए, एप्सिलॉन के घटने से फोर्स घटना चाहिए, लेकिन इनवर्स रिलेशन है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब इस चीज़ को समझो, आओ समझते हैं क्या है एक्चुअल में परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी किसी मीडियम का वास्तव में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मीडियम खुद के फील्ड को ये परमिशन देता है। मीडियम समझेंगे ध्यान से, मीडियम खुद के फील्ड को ये परमिशन देता है कि जाओ दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन फील्ड है उसको कमजोर कर दो, घटा दो। बात समझ में आया क्यों आखिर दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है? फिर से सुनिए, है ना, इत्मीनान से।
परमिटिविटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का एक गुण है जिसमें उस मीडियम के फील्ड को, वो खुद के फील्ड को ये परमिशन देता है कि दो चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन फील्ड है उसको जाकर के घटा दो, है ना। अब आइए देखिए डेफिनेशन क्या कहता है दूसरा नजरिया, रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम विच परमिट्स इट्स ओन फील्ड, जो अपने खुद के फील्ड को यह परमिशन देता है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन फील्ड को घटा दीजिए। तो क्या होगा कि ये खुद के फील्ड को अगर परमिशन दे रहा है कि दूसरे के दोनों चार्ज के बीच के फील्ड को घटाओ, तो इसका मतलब है कि ये जैसे जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना ज़्यादा घटेगा, मतलब ये था। ठीक है, अब आप सोचिए, यहीं से हमारा कंसेप्ट खुलेगा कि सर आपने लिखा इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, इसका मतलब अगर मीडियम होगा तो खुद के मीडियम के फील्ड को परमिशन देगा कि जाओ इंटरेक्शन फील्ड को घटाओ, है ना। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा अपना खुद का कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर अगर हम मीडियम ही ना रखें, मीडियम ही ना रखें तो वो किसको परमिशन देगा और फिर कैसे इंटरेक्शन फील्ड को वो घटाएगा, ये तो नहीं हो सकता, है ना। आप खुद सोच सकते हो कि सर अगर हम मीडियम ही ना रखें, जब हम लोग मीडियम में चार्ज को रखेंगे तब ना ये प्रॉपर्टी है रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम का प्रॉपर्टी है, इज इट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। तो मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसमें वो खुद के फील्ड को ये परमिशन देता है कि इंटरेक्शन फील्ड को घटाओ। लेकिन सर अगर हम चार्ज को किसी मीडियम में ही ना रखें, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, अगर हम मीडियम को ही हटा दें, चार्ज को हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में रख दें, तो इसका मतलब वहाँ फोर्स को घटाने वाला कोई टर्म काम नहीं कर रहा, वहाँ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फील आया, है ना, आना चाहिए कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के बीच हम मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं तो हम उसको फ्री स्पेस या वैक्यूम में रख देंगे या एयर में रख दो, कोई ऐसा मीडियम ना रखो जिसमें परमिटिविटी अपने फील्ड को परमिशन दे करके चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन फील्ड को घटाए, है ना। तो हमने ऑप्शन ही खत्म कर दिया, हमने क्या किया, मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्ज को वैक्यूम में रख देंगे, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम समझे, आप कंसेप्ट को समझे, अगर हम फील्ड को हटा देते हैं तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमेशा किसी मीडियम का ज़्यादा होता है, किसके तुलना में, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस। नोट में ये सब बात रखेंगे, है ना, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर मीडियम हम नहीं रखते हैं तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम होता है, उस समय फोर्स ज़्यादा होगा, है ना, दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। तो हमने देखा कि इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम का हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, फ्री स्पेस या वैक्यूम की तुलना में। इसका मतलब अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स मीडियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके तुलना में, फ्री स्पेस की तुलना में, क्योंकि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। जहाँ पे एप्सिलॉन एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट, जबकि एफ एम लेस देन एफ नोट, यानी फ्री स्पेस का फोर्स मैक्सिमम होगा मीडियम के फोर्स के तुलना में। दो चार्जेस को अगर हम फ्री स्पेस में रखें तो वहाँ दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा फ्री स्पेस में। जबकि किसी मीडियम में वही दो चार्ज को उतनी ही दूरी पर रख दे, कोई चीज़ चेंज ना कर दे भाई, वही दो चार्ज को किसी मीडियम में रख दें तो वहाँ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो फ्री स्पेस की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा था, है ना, मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा है और ये अपने खुद के फील्ड को यहाँ परमिशन दे पा रहा है कि जा करके इंटरेक्शन फील्ड को घटा दीजिए। ठीक है, तो जहाँ एप्सिलॉन एम ज़्यादा वहाँ एफ एम कम, जहाँ एप्सिलॉन नोट कम वहाँ एफ नोट ज़्यादा। ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन समझ में आ गया। अब चलो इसका अगला नज़रिया पॉइंट का यहाँ पर देखते हैं, है ना। चलो नोट का दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। याद रखना है कि एप्सिलॉन नोड ये है, ये हमेशा मिनिमम होता है, मिनिमम इन फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस लिख सकते हो, वैक्यूम भी लिख सकते हो, एयर भी नहीं लिखना चाहिए लेकिन एयर भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन नोड मिनिमम हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन नोड अगर फ्री स्पेस में मिनिमम है, इसका मतलब एफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसे याद रखने के लिए कि सर अगर ये मिनिमम होता तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, आप लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े, वहाँ पे बताया गया था 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, है ना। के का जस्ट उल्टा होता है, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखें कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना आ गया, यानी ये फ्री स्पेस का है। कहाँ का वैल्यू है? फ्री स्पेस या वैक्यूम का, और ये वैल्यू मिनिमम हमने यहाँ लिख चुका है, ठीक है। अब आप कह सकते हो सर फ्री स्पेस को छोड़ करके, वैक्यूम को छोड़ करके अगर किसी मीडियम में चल जाए तो इसका वैल्यू हमेशा उससे कम होना चाहिए, ये सॉरी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूनतम वैल्यू है। तो देखो अगर हम वाटर का बात करें तो वाटर में समथिंग 1 into 10⁻⁻10 होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। देखो दूसरे मीडियम में चले गए, बढ़ गया, यहाँ -12 है, यहाँ -10 है, -10 माइनस में ऑर्डर है तो ज़्यादा हो गया। अगर हम लोग बात करें ग्लास का, ग्लास का हो गया 3.01 शायद है, ग्लास का 3.01, हाँ 01 या 02 होता है 10⁻11 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो हम क्या देख सकते हैं कि फ्री स्पेस में जो वैल्यू 10⁻12 है, फ्री स्पेस को छोड़ करके किसी मीडियम में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, ग्लास में जाते हैं, तो देखते हैं कि मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है ना। यहाँ -10 आ गया तो -10 -12 से क्या है, बड़ा ही है, ये बड़ा आ गया। यहाँ -12 से -11 क्या है, बड़ा ही है, तो यानी फ्री स्पेस को लेकर बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये बात भी नोट रखें। वैसे आप ध्यान में रखें कि यही यूज होता है, बाकी याद रखो या ना रखो कोई बात फर्क नहीं पड़ता। अब आगे चलते इधर, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि अगर हम किसी मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालें तो वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स हो जाएगा फ्री स्पेस का, है ना, यानी एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया। जबकि अगर हम फोर्स के टर्म में देखते हैं तो एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हमने डिफाइन किया एफ नॉट बाय एफ एम, फ्री स्पेस का फोर्स टू द मीडियम का फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर उस मीडियम का हम फोर्स निकालें तो इसको हम यहाँ करें तो ये यहाँ आ जा रहा है ना, यहाँ आ जा रहा है। तो एप्सिलॉन के टर्म में ई आर ई नोट के साथ गुना में है, जबकि फोर्स के टर्म में ये डिवाइड में है, यहाँ इंटू में है, यहाँ डिवाइड में है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए जैसे मान लेते हैं अगर एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81, ठीक है, तो क्या होगा वाटर का एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी क्या? देखिए ध्यान से, अगर 81 दिया हुआ ई आर तो हमने पढ़ा क्या, ई आर इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट लिख सकता है ना। तो हम अगर वाटर का निकालें तो वाटर का क्या हो जाएगा, ई आर इंटू सॉरी एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? अरे यार नहीं समझ में आ रहा सर, रिलेटिव परमिटिविटी आप पढ़ाए थे एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, हमको वाटर का दिया हुआ, किस मीडियम का दिया, वाटर का ई आर दिया हुआ, तो यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, वाटर का ई आर कितना है 81, तो हम वाटर का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालेंगे, वाटर का क्या हो जाएगा ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी ई आर मतलब क्या 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। जैसे मान लो इसी तरह से अगर मान लो हम रिलेटिव परमिटिविटी दे दिए ग्लास का, तो ग्लास का 7 पॉइंट समथिंग मान लो 7 मान लो, तो ये प्लेक्सी ग्लास का, तो ग्लास का भी कई टाइप्स हैं। तो अगर हम पूछें रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास का, तो बताओ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ग्लास का क्या आएगा, तो आप बोलोगे ई आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ई आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ई आर टाइम्स मतलब 7 टाइम्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है, इजी निकल जाएगा, है ना। अब आप इसको फोर्स के टर्म में भी देख लो, मान लेते हैं कि अगर हम फोर्स निकालते हैं यहीं पे, तो ये 81 टाइम्स गुना में था वो नीचे आ जाता। अगर हम एफ वाटर निकालते हैं, वाटर 2 चार्ज को हम वाटर में रख दिए, तो वाटर का क्या होता है, जो फ्री स्पेस में वाटर का फोर्स होता है बाय 81 टाइम्स, यस और नो? ये 81 जो भी गुना था नीचे आ गया, है ना, ये नीचे आ गया फोर्स के टर्म में। इसी तरह से अगर हम ग्लास का निकालते हैं, है ना, ग्लास में, तो यहाँ पे ग्लास का अगर हम निकालते हैं तो एफ जी फोर्स जो होता है फ्री स्पेस का बाय 7 टाइम्स कम हो जाता है, यस और नो? फील आ रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आगे इन सब को आप अच्छे से समझ लेंगे, और आगे चल करके इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईटी एडवांस में आता है, मेंस के बाद एडवांस में, ठीक है। तो उसमें ये सब कंसेप्ट को हम पुटअप करेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा वक्त है, इत्मीनान के साथ समझिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।